प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। अब आपकी जो बीपीएससी की ईवीएस की क्लास है, हफ्ते में 3 दिन हो चुकी है। ठीक है, आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बीपीएससी की ईवीएस की क्लास मिलने वाली है। 4 बजे आपको क्लास में आ जाना है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही टॉपिक का नाम बता देती हूँ, जीआई टैग। जीआई टैग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो बीपीएससी में भी पूछे गए हैं और अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक आपको क्लास को देखना है। हम 40 से 45 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 68th बीपीएससी में पूछा गया था, और कल मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। चलिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो जीआई टैग वाले क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी में तो हर बार जाता है। ठीक है, हर अलग अलग बीपीएससी के एग्जाम में आपके जीआई टैग पर क्वेश्चन पूछे गए, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे। कम से कम 15 क्वेश्चन आज जीआई टैग के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है जी, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी का वेलकम है। चलिए, आपको बताना है किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब पहले हम पता कर लेते हैं कि जीआई टैग का मतलब क्या है। जी बेटा, साइड हो जाती हूँ। जी चलिए, आप लोग ऑप्शन देखिए जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है। कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी उत्पत्ति वहां से हुई है, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो उसकी सारी चीजें अगर अच्छी है, उसने क्या किया, हाई बेस बनाया है, हाई कस्टमर बेस बनाया है, तो उसको क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। तो अगस्त 2022 में अगस्त 2022 में किसे जीआई टैग मिला था, तो आपको याद रखना है मिथिला मखाना को। तो मिथिला मखाना जो है उसे जीआई टैग कब मिला है, 2022 में मिला है, अगस्त 2022 में मिला है। ठीक है, मिथिला मखाना याद रखिएगा, 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको फटाफट लगा देना है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, यानी कि अब हमें यह पता चल गया कि जीआई टैग देता कौन है। जीआई टैग कौन सा मंत्रालय देता है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय देता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन से ही हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय जो था, उनने क्या किया, भौगोलिक टैग यानी कि जीआई टैग दिया है। कौन से, बिहार के मखाने का नाम किसमें बदल दिया गया। पहले इसका नाम बिहार का मखाना था, बिहार मखाना, और बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मिथिला मखाना रख दिया गया। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, अभी जो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ा। अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बीपीएससी का पढ़ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बन सकते हैं, सारी बातें क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया कि बिहार मखाना, पहले इसका नाम बिहार मखाना था, बाद में मिथिला मखाना रख दिया गया, क्योंकि मिथिला क्षेत्र में सबसे ज्यादा मखाना होता है। मखाने का इस्तेमाल हम खीर बनाने के लिए करते हैं, ड्राई फ्रूट्स में किया जाता है, जब उपवास रहता है तो मखाना खाया जाता है। तो मखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे जीआई टैग जो पहले मिला था, बिहार मखाने के नाम से मिला था, और 2022 में उसका नाम बदलकर मिथिला मखाना रख दिया गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि बिहार के मिथिला मखाने को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकती है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे बन सकती है। तो फास्ट आपको आंसर करना है कि बिहार के मिथिला मखाने को जो जीआई टैग मिला है वो कौन से साल में मिला है। तो अब आपको याद हो गया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको पूरी तरीके से याद हो गया है, 2022, अगस्त 2022, अगस्त 2022 को बिहार के मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला था। अब नहीं भूलेंगे, अब कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन हमें याद हो गया है मैम। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर आपको करते जाना। इसी तरीके के और क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर करना है, बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए यहां से बताइए, यहां से बताइए, और किसे जीआई टैग मिला है, बिहार के और कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। अभी हमने देखा मिथिला मखाना,
अभी हमने देखा मिथिला मखाना, और किसे जीआई टैग मिला है जो बिहार का ही है? चलिए जल्दी से बताइए। जी सतीश जी, ऋषि जी, नाजनी जी, मोनी जी, महनूर जी, बुशरा जी, लक्ष्मण जी, अनाया जी, बेटा जल्दी आंसर करना है। एक और है, वो है मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि बनारसी साड़ी तो यूपी की है, बनारसी साड़ी तो यूपी की है, तो बिहार का तो नहीं मिल सकता। उसके बाद चन्ना पटना, चन्ना पटना खिलौना कहाँ का है? कर्नाटक का है। चन्ना पटना खिलौना कहाँ का है? कर्नाटक का है। हमें पूछा है बिहार से किसे जीआई टैग मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग। तो एक बार मधुबनी पेंटिंग के बारे में सारी बातें एक बार पढ़ लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आपको आंसर करना है। बताइए मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए जल्दी से बताओ, ये मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो बिहार का एक तो आपको मखाना याद रखना है, मिथिला मखाना। बिहार का एक मधुबनी पेंटिंग आपको याद रखना है जिसे जीआई टैग मिला है। बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश की है, और चन्ना पटना खिलौना जो है वो कर्नाटक का है। तो मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए पीसे हुए चावल के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल को क्या कर लेते हैं? पीस लेते हैं। चावल को क्या कर लेते हैं? पीस लेते हैं, और उसका घोल बनाया जाता है। उसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। अगर पीला रंग करना है तो हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, नीला रंग करना है तो नील का इस्तेमाल करेंगे। तो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। ब्रश से नहीं करते हम, पेंटिंग किससे करते हैं? ब्रश से करते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई पेंटिंग करने बोलेगा तो आप क्या करोगे? ब्रश से करोगे। उन लोग जो पेंटिंग करते हैं, मधुबनी क्षेत्र के जो लोग पेंटिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? लकड़ी से करते हैं या पंख से करते हैं। ठीक है, लकड़ी या पंख से की जाती है, ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और उसमें पौराणिक कथाओं के बारे में चित्र बनाए जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर करना है। मिंटू जी, वंदना जी, रोशन जी, आरव जी, बेटा जल्दी। नीलंदरी जी, रानी जी, बुशरा जी, फास्ट बेटा आंसर करना है कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग को किस साल जीआई टैग मिला था? फास्ट आंसर करना है। वो मिला था 2022। नहीं है ना बेटा, 2022 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 2022 ऑप्शन में नहीं है, 2007 में मिला था। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को जो जीआई टैग मिला, सारा याद करते जाओ, सारा लिखते जाओ, क्योंकि थोड़े दिन के बाद फिर भूल जाओगे, थोड़े दिन के बाद फिर भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन कराऊंगी तो गलत आंसर आएगा। तो मधुबनी पेंटिंग को जो जीआई टैग मिला है 2007 में मिला है, ये आपको याद रखना है। 2010 नहीं, 2010 नहीं है बेटा, 2007 है। जी लक्की जी, सानोवार जी, अमरेश जी, रबीना जी, ठीक है। 2007 याद करते जाइए। जहां पर भी बैठकर पढ़ रहे हैं, जहां पर भी बैठकर पढ़ रहे, थोड़ा सा बोलिए। अगर बोलोगे तो याद होते जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको करना है कि 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थी? बिहार रत्न, बिहार रत्न किसको दिया जाता है? जो बिहार से कोई चीज में उत्कृष्ट होता है, जो अच्छा प्रदर्शन करता है, उसे बिहार रत्न दिया जाता है। तो 1984 में बिहार रत्न मिला था, जो मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी। ये कौन है? ये कौन है? जल्दी से आपको आंसर करना है। ये है सीता देवी। ये कौन है? सीता देवी। जी जी, चीकू जी ने किया है बेटा, बहुत ही बढ़िया। जी खुशबू जी, पूजा जी, बहुत ही बढ़िया। सीता देवी याद रखना, सीता देवी बिहार की है। बिहार से उन्होंने 1984 में बिहार रत्न जीता, क्योंकि वो बहुत अच्छी मधुबनी पेंटिंग बनाती थी, और उनकी वजह से मधुबनी पेंटिंग को क्या किया गया? उच्च सम्मान दिया गया। वो इतनी ज्यादा जो प्रसिद्ध हुई है मधुबनी पेंटिंग, इन कलाकारों के कारण हुई है। और सीता देवी को 1984 में बिहार रत्न दिया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एसएससी में बना है, तो बीपीएससी में भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करना है, किसे बिहार में जीआई टैग मिला? अब बताओ और किसको मिला है? एक हमने पढ़ लिया मधुबनी पेंटिंग, एक हमने पढ़ लिया मिथिला मखाना। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं।
हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बेटा, तीसरा हम जीआई टैग के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। और किसे बिहार से जीआई टैग मिला है, आप लोग यहाँ पर देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में दिख रहा है मगही पान। मगही पान को जीआई टैग मिला है, कब मिला है चलो बताओ। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में बना हुआ क्वेश्चन है। सोचिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे तो जीआई टैग के क्वेश्चन आते ही आते एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मगही पान को बिहार से जीआई टैग मिला है। बासमती चावल, चंदेरी साड़ी बिहार की नहीं है। ठीक है, ये दोनों को काट दो। आप लोग मुझे बताओ कौन से साल में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल हम हमेशा भूल जाते हैं और साल एग्जाम में पूछा जाता है। जी जी लक्की बाबू जी, जी रोशन जी, चलिए बताओ 2018 जिसने भी लिखा है, जिस बच्चे ने 2018 लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। मगही पान को बिहार से 2018 में जीआई टैग मिला गया। पान जो है बहुत अलग टाइप का पान है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आती है, बहुत अच्छा इसमें से रस मिलता है, बहुत अच्छा स्वाद रहता है, उसके लिए इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नेम क्या है। चलिए आपको पता है कि बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है वो किसके लिए फेमस है, लीची के लिए फेमस है। ठीक है, बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहां की जो लीची रहती है पतले छिलके वाली रहती है। लीची जो रहती है पतले छिलके वाली रहती है, गुदा जो रहता है बहुत अच्छा रहता है, रसदार लीची रहती है। तो लीची का ब्रांड नेम क्या है, शाही लीची। बीपीएससी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची बहुत ज्यादा होती है और उस लीची का नाम क्या है, शाही लीची। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि लीची से जो रस लिया जाता है वो कौन लेता है और क्यों लिया जाता है। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर पूछ रही हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछ रही हूँ कि मुजफ्फरपुर जिले में लीची बहुत ज्यादा होती है, तो लीची के फूलों का रस, लीची के फूलों का रस कौन लेता है और क्यों लेता है, ये आपको बताना है। चलिए, लीची के फूलों का रस मधुमक्खियां लेती है। लीची के फूलों का रस कौन लेता है, मधुमक्खियां लेती है शहद बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए। तो मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा बिहार में किया जाता है। मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, बिहार राज्य में किया जाता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, चलिए बताइए, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, फास्ट कमेंट में लिखना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप करिए। ये आपके एपीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, तो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शाही लीची ने किस भारतीय राज्य से जीआई टैग अर्जित किया, चलो बताओ। शाही लीची जो है, जो अभी हम मुजफ्फरपुर जिले की बात कर रहे थे, तो कौन से राज्य से इसे जीआई टैग मिला है, चलिए फास्ट लिखना है कमेंट में। शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है और कौन से राज्य से मिला है, बिहार राज्य से मिला है। तो ये वाला अब आपके लिए इजी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हाल ही में किस शहर में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ। एक और क्वेश्चन कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अभी हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है और ये हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू कहाँ के हैं, अयोध्या के हैं। तो आप बताइए अयोध्या कौन से राज्य में आता है, चलिए जल्दी से बताओ। हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है, अयोध्या का है। अयोध्या कौन से राज्य में आता है, ये आपको फटाफट कमेंट में बताना है। और कौन से साल में जीआई टैग मिला है, कौन से साल में जीआई टैग मिला, अयोध्या जी, बहुत बढ़िया। अयोध्या कहां पर आता है, कंचन जी ने किया है यूपी। अयोध्या कहां पर आता है, यूपी में आता है। ठीक है, और कौन से साल में जीआई टैग मिला है, 2023 में। कौन से साल में जीआई टैग मिला है, 2023 में मिला है। याद रखना
क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर के अंदर गिना जा सकता है। 2023 में जो अयोध्या का मंदिर बना था, उसके चलते ये वाले लड्डू बहुत ज्यादा फेमस हुए थे और इसीलिए इसे जीआई टैग मिला है 2023 में, अयोध्या यूपी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है, एसएससी का क्वेश्चन है। पोचमपल्ली इकट, पोचमपल्ली इकट का मतलब है साड़ियां, साड़ियों का रूप है, साड़ियों के प्रकार है इकट साड़ियां। तो पोचमपल्ली इकट को जो जीआई टैग मिला है वो कौन से राज्य से है? चलिए बताइए। पोचमपल्ली साड़ियां, पोचमपल्ली इकट को जो जीआई टैग मिला वो कौन से राज्य से है? जल्दी से इसका आंसर करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पोचमपल्ली नाम का एक जिला है, पोचमपल्ली नाम का एक गांव है, बोल सकते हैं कहां पर? तेलंगाना में। पोचमपल्ली नाम का एक गांव है, कहां पर? तेलंगाना में। और वहां के लोग क्या है? बुनकर है। वहां के लोग क्या है? वीवर्स है। वो क्या करते हैं? अपने हाथों से साड़ियों को बनाते हैं, और वो साड़ियों को क्या कहा जाता है? इकट साड़ियां कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा की बात है? तेलंगाना की। तो आप मुझे बताइए कि पोचमपल्ली को जीआई टैग कौन से साल में मिला है? चलिए फास्ट कमेंट में बताना है। पोचमपल्ली को जो जीआई टैग मिला है वो कौन से साल में मिला है? देखते हैं ये कितने बच्चों को पता है। ये मैंने बताया है जब मैं पहले बीपीएससी की क्लास मैंने लिया है। मैंने, अंजू जी ने लिख दिया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर किया है। 2004 में, 2004 में, 2004 में पोचमपल्ली साड़ी जो कि तेलंगाना की, 2022 नहीं है ना बेटा वंदना जी, 2024 नहीं है मासूम जी, क्यों ऐसा आंसर करते हैं आप लोग? कराया है, ये मैंने बताया है, फिर भी भूलते जा रहे हैं। इसीलिए डेली 4 बजे क्लास में आओ, ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करना है। बार बार करोगे तो चीजें याद हो जाएगी। तो इसी बात पर एक बार सेशन को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज 1000 बच्चों का टारगेट है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करते जाइए। अगर आप जितना हेल्प करेंगे, जितना कोऑपरेट करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और करेंगे। ठीक है, तो पोचमपल्ली साड़ी को जो जीआई टैग मिला तेलंगाना से, वो 2004 में मिला है। तो आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? चलिए फास्ट, फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। हाँ, तुक्का मार रहे हैं, वही तुक्का तो मार ही रहे, ये तो समझ आ रहा है। चलो जल्दी बताओ, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला सबसे पहला उत्पाद कौन सा है? सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 2003 में जीआई टैग चालू हुआ, 2003 में हमारे भारत में जीआई टैग चालू हुआ, और जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया जाएगा। 2003 में इसकी बात चालू हो गई थी, इसकी बात चालू हो गई थी, लेकिन 2004 में दिया गया। कब दिया गया? 2004 में दिया गया। क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, एक बार वापस से बताती हूँ। सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया, सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब हमारे भारत में, हमारे भारत में जीआई टैग जो लागू होना चालू हुआ, 2003 में चालू हुआ। तो 2003 में दार्जिलिंग की चाय के लिए वो प्रशोधन जो था वो अपनाया गया, लेकिन लागू कब हुआ दार्जिलिंग की चाय को? हाल जो जीआई टैग दिया गया एक्चुअल, वो 2004 में दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन में 2003 भी रहेगा, 2004 भी रहेगा, तो आपको ऑप्शन में 2004 करके आना है, क्योंकि जो उसको दिया गया वो 2004 में दिया गया। बात जो चालू हो गई थी 2003 में चालू हुई थी। ठीक है, तो आप ये मान के चलेंगे, आपको आंसर क्या करके आना है? 2004 करके आना है। तो आपको इसका भी आंसर कर देना है। यूपी एसएससी में पूछा गया और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग की चाय को जो जीआई टैग दिया गया वो कौन, किस वर्ष दिया गया? चलो बताओ। जी जी कोमल जी कृति जी, अमरेश जी, प्रियंका जी, सैनी जी, हमसफर जी, लकी जी, धीरज जी, जल्दी इसका आंसर करेंगे। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग कहां पर आता है वो भी कमेंट में बताना है, वो भूलना नहीं है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछना भूल जाऊं तो अपने मन से आपको कमेंट में बताना है कि दार्जिलिंग आता कहां पर है।
दार्जिलिंग की चाय को जो जीआई टैग दिया गया, सबसे पहला जीआई टैग दिया गया 2004 में, लेकिन इसकी शुरुआत 2003 में हो चुकी थी। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करके आना है, 2004 करके आना है। अब बताओ दार्जिलिंग कहां पर आता है? दार्जिलिंग आता है, दार्जिलिंग आता है, जल्दी बताओ, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग कहां पर आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। दार्जिलिंग असम में नहीं आता है। असम की चाय है, असम चाय के लिए फेमस है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग जो आता है वेस्ट बंगाल में आता है। अब एक और क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीआई टैग से रिलेटेड नहीं है, जो जीआई टैग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चाय को उगाने के लिए, चाय की खेती करने के लिए, चाय को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है? चलो अब बताओ, चलिए जल्दी से बताइए। अगर हमें चाय की खेती करना है तो चाय की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का यूज किया जाता है? जल्दी से कमेंट में बताना है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने बताया था काली मिट्टी नहीं है। वाला सिंह जी गलत है, काली मिट्टी तो नहीं है, ये मैं पहले बता देती हूँ। काली मिट्टी नहीं है, लेटराइट सॉइल। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है बेटा, बहुत ही बढ़िया, यानी कि याद है आप लोग को। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है वो ज्यादा वर्षा वाली जगह पर पाई जाती, जैसे असम में, दार्जिलिंग में, और वहां पर चाय की खेती होती है। तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, जो अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और विकास के कृषि को कानूनी संरक्षण प्रदान करती है, किस चीज को, किस चीज को जीआई टैग दिया जाता है? चलिए, हाँ, मेघालय में। जी सुष्मिता जी, जी जेबा जी, अमृता जी, बेटा बहुत ही बढ़िया। आप लोग इसका आंसर करिए कि जो जीआई टैग दिया जाता है, जो भौगोलिक संकेत दिया जाता है, वो किस चीज को प्रदान किया जाता है? उत्पाद को, भूमि को, औजार को, कि अपशिष्ट को? चलिए बताइए, किसको दिया जाता है? प्रोडक्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? उत्पाद को दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा ए वाला किसमें दिया है? बी में दिया है। ये गलती एग्जाम में होती है, इसलिए जानबूझकर मैंने ये वाला क्वेश्चन लाया है, जानबूझकर मैंने ये वाला क्वेश्चन लाया है। देखिए, प्रोडक्ट हमारा किसमें दिया है? ए में दिया है, और ए वाला किसमें दिया है? बी में दिया है। ये गलती एग्जाम में मत करना, जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में प्रोडक्ट अगर ए में दिया है तो हम ए ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, ए ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दिया किस में है? बी में दिया है। तो आपको आंसर क्या करके आना पड़ेगा? बी ऑप्शन करके आना पड़ेगा। ये गलती मत करके आना एग्जाम में, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे, इसका आंसर करिए। 68th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, 68th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि भारत में पहली बार, चलिए जल्दी से आंसर करो, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु, निहोंशु को जीआई टैग के लिए आवेदन किया? देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। देखिए ये है निहोंशु, ये क्या है? निहोंशु एक प्रकार की शराब है, एक प्रकार की शराब है। जब चावल को सड़ाकर बनाई जाती है, चावल को फर्मेंट करके बनाई जाती है, चावल का किण्वन करके बनाया जाता है, ठीक है? तो पहली बार जीआई टैग के लिए इसे आवेदन किया गया हमारे भारत में, वो है जापान की। वो कहाँ की है? जापान की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ कि कोई दूसरे देश ने, कोई दूसरे देश ने हमारे भारत में जीआई टैग के लिए आवेदन किया। वो कौन था? जापान। और जापान ने किसके लिए आवेदन किया अगर ये पूछेगा तो निहोंशु के लिए। ये जापान की एक पेय पदार्थ है, जापान का एक पेय पदार्थ है जिसे राइस को, चावल को सड़ाकर, चावल का किण्वन करके बनाया जाता है। तो बताइए कौन से साल में इसे जीआई टैग दिया गया हमारे भारत में? जीआई टैग ने उसके आवेदन को सहमति दे दी, तो कौन से साल में निहोंशु को हमारे भारत में जीआई टैग दिया गया है? जल्दी से बताओ। हाँ जी जी, सबसे अधिक टैक्स इसी पर लगता है जी बेटा। चलो बताओ क्या क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन में क्या क्या याद रखना है कि
भारत से बाहर से जीआई टैग किसे दिया गया? निहोंशु को दिया गया। निहोंशु कहाँ का है? जापान का है, एक प्रकार की शराब है। कौन से साल में सहमति दी गई? 2024 में। पूनम कुमारी जी, तुक्का सही है बेटा। और जो भी बच्चे 2024 लिख रहे, कुश यादव, ठीक है, जो भी बच्चे लिख रहे हैं सारे बच्चों का सही है। 2022 में आवेदन किया जापान ने न्यू दिल्ली में निहोंशु के लिए आवेदन किया, लेकिन उसको स्वीकृति कौन से साल में दी गई? 2024 में दी गई। ठीक है, क्लियर है? 2022 में जापान ने निवेदन किया था कि हमें इसके लिए जीआई टैग दो, लेकिन जब उसको स्वीकृति दी गई 2024 में दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। भावना जी इसका आंसर फास्ट करेंगे। जीआई टैग पंजीकरण के बाद कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? अगर मान लो जीआई टैग मिला, जैसे कि हमने मधुबनी पेंटिंग का देखा, जैसे हमने मिथिला मखाना का देखा, तो जीआई टैग जो रहता है कितने समय के लिए मान्य रहता है? उसके बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है? रिन्यू कराते रहना पड़ता है। तो हर 10 साल के लिए रहता है। कितने साल के लिए रहता है? 10 साल के लिए रहता है। और 10 साल के बाद उसका वो खत्म हो जाता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? मजा आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। सारे नए क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। हमने अपने लेवल को हाई कर लिया है, हमने अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा दिया है, और आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि सेम टू सेम क्वेश्चन छप जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मदद करने वाले हैं एग्जाम में। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर तो करते जाना है। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करना है यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। लकी बाबू कह रहे हैं कि 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है। बेटा वैसे तो 10 साल के लिए दिया जाता है, 20 साल तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, 20 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसको रिन्यू कराना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है और फिर वो कर देते हैं। लेकिन आपको एक्चुअल जो उसकी अवधि रहती है, एक्चुअल टाइम पीरियड जो रहता है वो 10 साल का रहता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। ब्लैक पॉटरी के लिए भौगोलिक संकेत टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लैक पॉटरी, ब्लैक कलर का पॉट रहता है, उसमें क्या करते हैं? सिल्वर कलर, चांदी की उसके ऊपर क्या की जाती है? पेंटिंग की जाती है, बहुत सुंदर दिखते हैं। और उसको जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश से। कहां से मिला है जीआई टैग? उत्तर प्रदेश से मिला है, यूपी से मिला है। और कहां से मिला है? किस स्थान से मिला है? निजामाबाद से मिला है। कहां से मिला है? निजामाबाद से मिला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर करें। मुझे लगा था इसका आंसर गलत आएगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया और बिल्कुल सही आंसर किया है। ब्लैक पॉटरी को जो जीआई टैग दिया गया यूपी से दिया गया, याद रखना। और इसके ऊपर चांदी की नक्काशी की जाती है। थोड़े महंगे मिलते हैं ये, लेकिन बहुत सुंदर रहते हैं। आप देखना, गूगल पर आप सर्च करके देखना, बहुत सुंदर पॉट रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान से इसे जीआई टैग मिला है? निजामाबाद से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिए। जो जीआई टैग की सुरक्षा किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत आती है? अब अगर हम जीआई टैग की बात कर रहे हैं तो समझौते को छोड़ नहीं सकते, समझौता तो हमें करना ही करना है। हर क्वेश्चन हम ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि उससे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हमें पता रहना चाहिए। तो जीआई टैग की जो सुरक्षा दी जाती है किस समझौते के अंतर्गत आती है? जल्दी से इसका आंसर आपको करना है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर आता है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते थे, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता ये दोनों तो ग्रीन हाउस गैस के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के लिए, पेरिस समझौता भी क्लाइमेट के लिए।
ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे जीआई संकेत के अंदर नहीं आ सकते। तो जीआई संकेत को जो सुरक्षा दी गई, कौन से समझौते के अंदर दी गई? ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर दी गई। अब बताओ, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? चलो बताओ। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन। जी बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर कर सकते थे। आप लोग मुझे ये बताओ, ट्रिप्स समझौता कौन से साल में हुआ था? जल्दी इसका आंसर आपको कर देना है। चलो जल्दी बताओ। ट्रिप्स समझौता पहले तो 2005 नहीं हो सकता, क्योंकि जीआई टैग तो 2003 में हमारे भारत में आया। बुशरा जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1994 में इसे अपनाया गया, 1994 में अपनाया गया और 1995 में लागू हुआ। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स समझौते को जो अपनाया गया 1994 में अपनाया गया और लागू कब हुआ? 1995 में हुआ। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, आज हमने सारे जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन कर लिया। अगर आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एक टॉपिक को पकड़कर उसके ऊपर पूरे क्वेश्चन, हर एग्जाम के क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकती है, जिसमें आपको 80% का ऑफर, बहुत बड़ा ऑफर है, सबसे बड़ा ऑफर है ये आपके टीचिंग परीक्षा में। तो ये मौका आपको जाने नहीं देना है। ये समय बहुत अच्छा है टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ने का, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आपको कोर्स में इंक्लूड की गई है, जैसे कि 10 लाख फ्री क्वेश्चन। कितने होते? 10 लाख क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करते हैं, यानी कि आप सोच लीजिए आपका तैयारी का लेवल क्या होगा। ठीक है, 8,000 से ज्यादा आपके मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो ये सारी बातें आपको टीचिंग परीक्षा में मिलती है। तो जल्द से जल्द टीचिंग परीक्षा के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, अभिनय कुमार जी, चलिए इसका आंसर करेंगे। बिहार एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन। जी अम्बुज जी, जी तबस्सुम जी, जी आरव जी, मलाती जी, ब्यूटी जी, नेमत जी, बबीना जी, प्रज्ञा जी, राम दुलारी जी, बेटा बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं। इसका भी आंसर जरूर करके बताइए। बिहार एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को किसके पैमाने में वृद्धि हुई है? कौन से टेम्परेचर में वृद्धि हुई है? जल्दी से आपको बता देना है, जल्दी इसका आंसर करना है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करना है। जब हमारा टेम्परेचर, अगर एवरेज टेम्परेचर है, अगर मान लो हमारे पृथ्वी का तापमान कितना रहना चाहिए? 1.5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। ये हमारा क्या है? औसत तापमान है। ये हमारा क्या है? एवरेज टेम्परेचर है। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है, अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तब ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को किसके ऊपर कर दिया है? औसत तापमान के ऊपर कर दिया है, एवरेज टेम्परेचर के ऊपर कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ग्लोबल टेम्परेचर में तापमान क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर का तापमान क्या होता है, ये नहीं पूछा है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर का तापमान क्या होता है ये पूछता तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर करते। उसने पूछा कि कौन से टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, कौन सा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। तो आपको याद रखना है, एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, तब वो ग्लोबल वार्मिंग पर पहुंचा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर आपको करना है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन गलत करने वाले हो, ये क्वेश्चन सारे बच्चे गलत करने वाले हो, ये मैं गारंटी आपको दे रही हूं। जी जी अंजू जी पलक जी, लवली जी, संतान जी, प्रियंका जी, चलिए ऋषि जी जल्दी इसका आंसर करेंगे। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए और जलवायु के परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था? 2 समझौते हुए थे।
ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, और उसकी जगह किसने ले ली? पेरिस समझौते ने ले ली 2015 में। तो दोनों की दोनों हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया। मुझे लगा था आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल आंसर करोगे, ग्रीन हाउस गैस को देखकर, ग्रीन हाउस गैस को देखकर आप लोग क्या करोगे? क्योटो प्रोटोकॉल करोगे। लेकिन जलवायु के परिवर्तन के लिए पेरिस समझौता भी हुआ है 2015 में। तो दोनों के दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, आंसर आएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जूही जी, चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर करना है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी का क्वेश्चन। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र की वजह से हो रहा है? यानी कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कहां से निकल रही है? आपको याद रखना है, एनर्जी से। कहां से निकल रही है? ऊर्जा उत्पादन से निकल रही है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोयले से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है या हीट प्रोडक्शन होता है, तो वहां से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बाहर निकलती है, और उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा बाहर निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग करती है। याद रखना, मोर देन नहीं आएगा, मोर देन नहीं आएगा बेटा। हमें सबसे ज्यादा पूछा था, सबसे ज्यादा पूछा था, तो सारे के सारे सबसे ज्यादा नहीं हो सकते ना, कोई कम रहेगा कोई ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कहां से बाहर निकल रही है? एनर्जी प्रोडक्शन से बाहर निकल रही है। जब बिजली बनाई जाती है, या जब क्या किया जाता है, ताप का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसमें से ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कौन सी गैस करती है? बीपीएससी डीएसओ में पूछा गया क्वेश्चन, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, वो सबसे ज्यादा कौन सी गैस की वजह से हो रहा है? तो आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, हम यहाँ पर सारा चार्ट देख लेते हैं, पूरा चार्ट देख लेते हैं, एनसीईआरटी में आपको दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड से 55 से 60%, 55 से 60% क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है, 55 से 60%। दूसरे नंबर पर आता है मीथेन। हमेशा मैंने आपको बोला है, पहला और दूसरा नंबर याद रखना, क्योंकि दूसरे नंबर वाला भी एग्जाम में पूछ सकता है कि दूसरे नंबर पर कौन आता है। तो मीथेन से कितना हो रहा है? 20%। उसके बाद आपका आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 14%। उसके बाद आपका आता है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्या आता है? नाइट्रस ऑक्साइड आता है 6%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रोडक्शन से बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप करेंगे कि कौन सा देश सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करना है। यहां पर भी हम पहले और दूसरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, प्रियंका जी, जूही जी, रानी जी, सुष्मिता जी, स्वाति जी, जल्दी शोभा जी, इसका आंसर करना है, फास्ट आंसर करेंगे। कौन सा देश सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो वो है चाइना। चाइना का माल खराब रहता है, सब ये बोलते हैं। ये कहावत आपने सुनी है कि क्या चाइना का है, आप बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं। तो चाइना से ही ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का उत्पादन करता है। तो चाइना से सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस बाहर निकल रही है। दूसरे नंबर पर आपका आता है यूएस, दूसरे नंबर पर आपका आता है यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत, तीसरे नंबर पर आता है भारत। तो कोई ये अच्छी बात नहीं है,
कोई अच्छी बात नहीं है, खराब बात में आगे है, अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं करे, खराब बात में आगे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन चाइना के द्वारा हो रहा है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर भारत। ठीक है, हमेशा दो तो भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे। उड़ीसा की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI कितना आया था? 331 आया था। AQI का मतलब क्या है? चलिए फास्ट, ऋषि जी, निसार जी, अमरेश जी, प्रिया जी, जल्दी इसका आंसर करेंगे। कुमकुम जी, दिसंबर 2020 में जब दिल्ली का AQI जांचा गया तो कितना आया? AQI 331 आया। 331 बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है। अगर AQI बहुत ज्यादा आता है, अगर AQI बहुत ज्यादा आता है, इसका मतलब वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वहां पर धूल बहुत ज्यादा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो AQI का मतलब क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचांक। वायु कितनी अच्छी है, एयर कितनी अच्छी है, उसके बारे में कौन बताता है? AQI बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये सबसे ज्यादा कहाँ का है? ये सबसे ज्यादा कहाँ का है? पहले कमेंट में बताओ, सबसे ज्यादा कहाँ का है? क्वेश्चन में ही लिखा है दिल्ली का है सबसे ज्यादा AQI। सबसे ज्यादा AQI कहाँ का है? दिल्ली का है। दिल्ली सबसे प्रदूषित सिटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप लोग बताइए, यूजीसी में पूछा, यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन कि जो वायु गुणवत्ता सूचांक है, जो AQI है, उसको किसमें प्रदर्शित किया जाता है? चलिए जल्दी बताओ, जल्दी से इसका आंसर करना है। जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वायु गुणवत्ता सूचांक है, उसको किसमें दर्शाया जाता है, किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको याद रखना है, उसे नंबर्स में प्रदर्शित किया जाता है। केवल नंबर बताते। देखिए क्या लिखा है? 331। क्या लिखा है? AQI। AQI क्या लिखा? 331 लिखा। वहां पर कोई यूनिट है क्या? कोई यूनिट है क्या? नहीं है। वहां पर क्या है? केवल नंबर्स है। केवल क्या है? वहां पर नंबर्स है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता, तो आप कभी दिमाग नहीं लगाते कि वो नंबर में हो सकता है। कभी दिमाग नहीं लगाते कि नंबर में हो सकता है। कुछ बच्चे ये वाला करते, कुछ बच्चे ये वाला करके आते, कुछ बच्चे ये वाला करके आते, लेकिन नंबर कोई नहीं करके आता। लेकिन आप लोग टीचिंग परीक्षा के बच्चे, आप लोग अगर ये क्वेश्चन आता है तो सही आंसर करके आइएगा कि AQI किसमें प्रदर्शित किया जाता है? नंबर्स में प्रदर्शित किया जाता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, AQI किसमें दर्शाया जाता है? नंबर्स में। चलिए इसका आंसर करेंगे। बिहार एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचांक के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए, फास्ट आंसर करिए। AQI के बारे में कौन सा कथन सही है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से करते जाइए। 970 बच्चे हो गए हैं, 1000 बच्चे का टारगेट है, केवल हम 30 बच्चे दूर है। जल्दी से लाइक और शेयर करना है। ठीक है, चलिए जी, इंडियन आर्मी जी, चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि वायु गुणवत्ता सूचांक के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या ये हवा का रंग बताता है? हवा में तो कोई रंग नहीं होता, हवा का तो कोई रंग ही नहीं होता, तो ये कैसे रंग बताएगा? तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये क्या साउंड के बारे में बताता है? साउंड के बारे में नहीं बताता। अभी तो हमने देखा कि एयर के बारे में बताता है, हवा के बारे में बताता है, तो साउंड के बारे में कहां से बताएगा? ये वाला तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मोर देन आंसर कैसे आएगा? साउंड के बारे में नहीं बताता है, AQI साउंड के बारे में नहीं बताता है, तो वो वाला भी गलत हो जाएगा। ये क्या करता है? ओजोन के स्तर के बारे में बताता है, ओजोन के स्तर के बारे में बताता है। अगर ओजोन जो है उसका लेवल अगर अच्छा है, अगर ओजोन का लेवल अगर अच्छा है, इसका मतलब AQI कम आएगा। अगर ओजोन का लेवल अच्छा है,
अगर ओजोन का लेवल अच्छा है इसका मतलब वहां पर प्रदूषण कम है, और AQI क्या आएगा, कम आएगा। तो ये क्या बताता है, ओजोन लेवल के बारे में बताता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सोचिए टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने मोर देन ही लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शन को काट सकते हैं कि साउंड के बारे में नहीं बताएगा, कलर के बारे में नहीं बताएगा, ओजोन के लेवल के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट कर देना है। यूपीएसएससी DSSB का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। वनवर्धन से आप क्या समझते हैं, सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं। मैंने सेरी कल्चर नहीं बोला है, सेरी कल्चर नहीं बोला है, सिल्वी कल्चर बोला है। हाँ, 90% गलत करेंगे बच्चे, हाँ मालूम है। चलिए सुवी जी, शम्मा जी, ऋचा जी, अनाया जी, जल्दी बेटा आंसर करना है कि वनवर्धन का मतलब क्या है, सिल्वी कल्चर का मतलब क्या है। मैंने सेरी कल्चर नहीं कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मछली पकड़ने का विज्ञान, मछली पकड़ने के विज्ञान को तो पिस्सी कल्चर कहते। कमेंट में लिखते जाओ, कमेंट में सारी बातें लिखते जाओ। मछली पकड़ने के विज्ञान को पिस्सी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, रेशम के कीट का पालन करते हैं, रेशम के कीट का पालन करते हैं तो उसे सेरी कल्चर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सेरी कल्चर कहा जाता है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अपने वनों की खेती करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पौधे को उगाते हैं, अगर वहां पर पौधे को उगाए जा रहा है, वनों को बढ़ाया जा रहा है, अगर वनों को बढ़ाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सिल्वी कल्चर कहा जाता है, वनवर्धन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग मुझे बताइए, इसका आंसर आपको फटाफट कर देना है कि सिल्वी कल्चर के जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन नया है और इंपॉर्टेंट है, नया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हमने एक भी बार नहीं पढ़ा है कि फादर ऑफ सिल्वी कल्चर किसे कहा जाता है, सिल्वी कल्चर के जनक किसे कहा जाता है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो। सिल्वी कल्चर के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ सिल्वी कल्चर कहा जाता है सर डायट्रिक बेंड्रिस को। किसे कहा जाता है, डायट्रिक बेंड्रिस को कहा जाता है। दोबारा पूछूंगी, आगे आने वाली क्लास में दोबारा आपसे पूछूंगी, तब मेरे को सही आंसर चाहिए। आज आप लोग केवल तुक्का मार सकते हैं, आज के लिए अलाउड है। ठीक है, तो सिल्वी कल्चर के जनक, फादर ऑफ सिल्वी कल्चर किसे कहा जाता है, सर डायट्रिक बेंड्रिस को कहा जाता है। याद रखना। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। एक ही भूमि पर पेड़ के साथ फसल उगाने की पद्धति क्या कहलाती है, चलो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ। अगर एक ही जगह पर, अगर हम एक ही जगह पर पेड़ के साथ साथ फसल को भी उगा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से इसका आंसर कर देना है। जी जी, चंदन कुमार जी, जी बेटा, जी LG गेम जी, मोटिवेशन जी, लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। पंकज जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर सारे बच्चे कर रहे हैं कि अगर हम एक ही जगह पर, एक ही जगह पर पेड़ के साथ फसल को उगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि वानिकी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वी कल्चर हमने देखा कि केवल आपको वनों को बढ़ाना है, केवल वन को बढ़ाना है, फसल नहीं उगाना है। केवल वन को उगाना है, वन को बढ़ाना है, फसल को नहीं उगाना है, तो उसे सिल्वी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर यानी कि रेशम के कीट का पालन, रेशम के कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आपकी बागवानी, बागवानी यानी कि आप क्या करते हैं, फल को, फूलों को उगाते हैं, फलों के पौधे लगाते, फूलों के पौधे लगाते, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक जगह पर पेड़ के साथ फसल भी उगाते हैं तो उसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है, कृषि वानिकी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसका आंसर करिए, कौन सा सही है, जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पर सही है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जी डुग्गू जी,
माहेनूर जी, अलका जी, गुलाम जी, पुष्कर जी, नीलम जी, जल्दी इसका आंसर करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए मैम, बायोमैग्निफिकेशन को एक बार समझा दीजिए तो उत्कर्ष जी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें बता देती हूँ, है ना। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में मैं मंडे की क्लास में आपको बताती हूँ पक्के से। मंडे की क्लास में आपको बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। मंडे 4 बजे क्लास है, इस क्लास में आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा सही है, तो सिल्वी कल्चर का मतलब होता है कि हम वनों की खेती करते, ये वाला सही है, ये वाला सही है। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन करना, तो ये वाला भी सही है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीट का पालन करना, तो ये वाला भी सही है। पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली का पालन करना, तो ये वाला भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन की तैयारी हो रही है, ठीक है जी। अभिनय कुमार जी बेटा, आपका नाम मैंने 2-3 बार लिया है, ठीक है। चलिए आगे, इसका आंसर करना है कि ओजोन होल का मतलब क्या होता है। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, ओजोन में क्या होते जा रहा है, होल होते जा रहा है, तो ये आपको बताना है कि ओजोन होल का मतलब क्या है। चलिए जल्दी से बताओ, ओजोन होल का मतलब, ओजोन छिद्र का मतलब क्या है, कि जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, ओजोन परत की मोटाई जो है कम होती जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है। जी नयांशी जी, जी बेटा, जी बबीना जी, अनाया जी, मयंक जी, मनीष जी, नीभा जी, जल्दी इसका आंसर करेंगे। ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है, अगर ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है, ओजोन लेयर की मोटाई अगर कम हो रही है, तब उसे क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन लेयर कहां पर पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, जहां पर हम एरोप्लेन उड़ाते हैं, जहां पर मौसम की घटनाएं नहीं होती है, जहां पर मौसम की घटनाएं नहीं होती है, जहां पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से करेंगे कि ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा समझौता हुआ था। चलिए जल्दी से आंसर करना। हाँ, उसमें डॉप्सन में मापा जाता है। जी बहुत बढ़िया, उसकी मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। 995 बच्चे हो चुके हैं, केवल 5 बच्चे दूर है। जल्दी से लाइक और शेयर क्लास को करना है। चलिए फास्ट, सारे बच्चे एक बार लाइक और शेयर करेंगे क्लास को। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा समझौता अपनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए आया था 1987 में। कब आया था, 1987 में, 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए। और ओजोन लेयर को किससे बचाना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाना है। ओजोन लेयर को बचाना किससे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाना है। उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर 1987 में, ठीक है। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है, सीडीएस की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र कहां पर देखा गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, ओजोन छिद्र, ओजोन होल जो है वो कहां पर देखा गया, जल्दी से इसका आंसर आपको करना है। चलिए ओजोन होल, ओजोन छिद्र जो है वो कहां पर देखा गया है, आपको याद रखना है, एंटार्क्टिका में देखा गया। कहां पर ओजोन छिद्र देखा गया, एंटार्क्टिका में देखा गया। तो आप ये दोनों ऑप्शन को काट दो, ये दोनों ऑप्शन को काट दो। यहाँ पर आर्कटिक लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, आर्कटिक लिखा है। तो ओजोन होल कहां पर देखा गया, एंटार्क्टिका में देखा गया। और किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। कहां से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा ओजोन होल देखा गया है और उसे क्या कहा जाता है, साउथ पोल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, साउथ पोल। हाँ जी, जी सिम्मी जी, आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, 1000 बच्चे पूरे हो गए हैं। सिर्फ ये आप लोगों की वजह से हुआ है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर करें, बहुत अच्छी तरीके से क्लास कर रहे हैं। तो एंटार्क्टिका यानी कि साउथ पोल में ओजोन होल देखा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट में जरूर करके बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी है वो भी आपको कमेंट में बता देना है। आज के क्वेश्चन कैसे लगे वो आप कमेंट में बताएंगे। और जिन बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये वाले क्वेश्चन के बारे में मैं आपको मंडे को बताने वाली हूँ। मंडे को 4 बजे, डेली 4 बजे आपकी क्लास होती है, 4 बजे आपको क्लास में आना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं मंडे को बताऊंगी। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू 1000 बच्चे पूरे करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मंडे को मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।